हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल और हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे? चैप्टर नंबर 5, नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलो डिस्कस करते हैं चैप्टर को। पहला पॉइंट है जो इस चैप्टर का, वो क्या है? इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। देखो क्या होता है, जो नेचर है ना, इसमें एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे ऑटोटॉपिक होते हैं, हेटेरोटॉपिक होते हैं, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? फूड चेन बनाते हैं। इस कारण इस जो पूरा नेचर है, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल का कॉम्बिनेशन हो, उसे क्या कहते हैं? दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो ये जो नेचर है, इसमें सभी एनिमल्स मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। यही ये जो पैराग्राफ है यही कहना चाहता है। देखो पढ़ते हैं क्या कहता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ आर क्लोजली कनेक्टेड, ठीक है, विद ईच अदर एंड विद दियर सराउंडिंग्स। एक दूसरे से कनेक्ट है और सराउंडिंग से भी कनेक्टेड है। मीन्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, सॉइल, एयर एंड वाटर टुगेदर फॉर्म ए बैलेंस सिस्टम। और उस बैलेंस सिस्टम को क्या कहते हैं अपन? इकोसिस्टम। हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, तो सिस्टम को क्या कहते हैं हम? इकोसिस्टम। इफ एनी कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम इज डिस्टर्ब, अगर उसमें से कोई भी एक कंपोनेंट डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है? पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन। इस पूरे इकोसिस्टम में प्लांट्स का क्या काम है? फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। खुद के लिए भोजन बनाते हैं और दूसरों के लिए क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। और खुद को भी जो हेटेरोटॉपिक होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते भी हैं। एनिमल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द फूड चेन। एनिमल क्या करते हैं? फूड चेन को मेंटेन करते हैं। जैसे छोटे वाले एनिमल्स को क्या करते हैं? बड़े, और उनसे बड़े वाले एनिमल्स खाते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जबकि हम ह्यूमंस किस पे? बोथ पे डिपेंड है, एनिमल्स और प्लांट्स पे, फॉर सर्वाइवल। व्हेन दिस नेचुरल बैलेंस इज डिस्टर्ब, अगर ये पूरा जो बैलेंस है एक दूसरे के ऊपर वो डिस्टर्ब होता है, लाइफ ऑन अर्थ बिकम डिफिकल्ट। तो इस अर्थ पे क्या हो जाती है? लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। Therefore, protecting plant and animals is essential। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करना? प्रोटेक्ट करना क्या है? एसेंशियल है, जिससे ये जो इकोसिस्टम है ये क्या रहे? बैलेंस रहे। और हमारा जो ये अर्थ है इस पे हमारा सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ क्या रहे? बैलेंस रहे। अब देखो, अच्छा, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो इस तरीके के हैं। राइट द शॉर्ट नोट फॉलोइंग, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन फॉलोइंग। तो जो मैं इन स्लाइडों में डिस्कस करने वाला हूं ना, वही तुम्हें आंसर लिखने हैं उन क्वेश्चनों के। हालांकि मैंने लिख दिया है पर मैं उसे अगेन रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, उसे क्या होगी? वीडियो बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। कंजर्वेशन, इसलिए यहीं से ध्यान से सुनो। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तुम्हारे सामने सीधा क्वेश्चन आता है कि हमें कंजर्वेशन करने की क्या जरूरत है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना और उन्हें वेस्ट ना करना, यही कंजर्वेशन है। इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना, अगर जीना है तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना है? जैसे मान लो हमने पेड़ काटे किसी काम के लिए, तो हमें नए प्लांट करने हैं, नए प्लांट क्या करने हैं? ग्रो करवाने हैं। ऐसे ही रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा देना है। जैसे क्यों? जैसे पेपर है, पेपर को अगर रिसाइकलिंग करते हैं तो जो पेपर है वो किससे बनता है? वो बनता है फॉरेस्ट से, पेड़ से, ट्री से बनता है। तो उनके लिए न्यू पेड़ को काटने की जरूरत नहीं होगी अगर हम रिसाइकलिंग करना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से कंजर्वेशन क्या है? जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका सही तरीके से और बैलेंस मैनर में यूज करना। देखते हैं क्या कहता है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। वर्ड कंजर्वेशन मींस द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कैसा यूज होना चाहिए? वाइज यूज होना चाहिए, ठीक है। लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर विच हेल्प्स, जो हमारे लिए क्या हेल्प करेगा? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर ये सब कुछ नेचर में रहेंगे अवेलेबल तो बैलेंस कैसा रहेगा? इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा। टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। अब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है, उससे क्या होता है? कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें अपना सर्वाइवल करने में क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। तो वो धीरे धीरे क्या होती है? गायब होने लगती है। उसे क्या कहते हैं? एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। और जो अगर हम अभी से ही इनको वेस्ट करेंगे, जैसे हम पानी के प्रति तो बहुत ही ज्यादा कैंपेन चलते हैं, क्यों? हम पानी को वेस्ट ज्यादा करते हैं हर तरीके से। जहां हमें 2 लीटर की आवश्यकता है वहां हम 4 लीटर फैलाते हैं, क्यों? हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा पानी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है? हाँ, ये बात तो सच है कि पानी बहुत सारा है अर्थ पे, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो हमारी यूज के लिए वाटर है या जो प्योर वाटर है, वो सिर्फ 2.5% है, जिसमें से 1.7% तो क्या है?
ग्लेशियर के रूप में इन फॉर्म ऑफ आइस फ्रीज है। सिर्फ इस अर्थ पे 0.8% पानी ऐसा है जिसे हम ह्यूमन बीइंग्स या जितने भी एनिमल्स है या प्लांट्स है वो यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए पानी को भी हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए, वाइज यूज करना चाहिए, यही है कंजर्वेशन टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। और अब इससे क्या होगा, अगर हम सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी ये रिसोर्सेज हैं क्या अवेलेबल रहेंगे। मान लो हमारे पास कुछ सामान था, उसका हमें जितना जरूरत था तो हमने उसको यूज किया, बाकी का हमने क्या कर दिया, सेव करके स्टोर करके रख दिया। अब क्या होगा, उससे कोई और भी यूज कर सकता है, यही कहना चाहता है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फ्यूना। ये जो जितने भी पॉइंट है ना इस कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स के, मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं। पूरे के पूरे क्वेश्चन इन्हीं टेबल्स, इन्हीं पॉइंट्सों से, इन्हीं पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि आंसर में लिखूंगा, लेकिन समझना यहां पर है आपको कि ये जो टर्म है कि ये कहती क्या है, ठीक है। फ्लोरा एंड फ्यूना क्या है, फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्लांट ऑफ फाउंड इन रीजन। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल प्लांट्स के बारे में बात करें तो उस टर्म को हम कहेंगे फ्लोरा। अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले किसके बारे में बात करें, एनिमल्स के बारे में बात करें तो उसे हम कहेंगे फ्यूना। एग्जांपल क्या है, प्लांट्स है तो अभी से प्लांट्स की बात करेंगे, साल, टीक, बम्बो एंड मैंगो। और इसमें एनिमल्स क्या है, टाइगर है, डियर है, एलिफेंट है, लॉयन है। इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स फ्लोरा और एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स फ्यूना कहलाते हैं, ठीक है। इतना सा टर्म है, इसके कई सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में और प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। मैंने इस वीडियो में भी प्रीवियस और एक्सरसाइज दोनों के क्वेश्चन को कंबाइन किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन के ऊपर। डिफॉरेस्टेशन क्या है, अगर हम प्लांट्स को लार्ज स्केल पे काटें उसी को क्या कहते हैं हम, डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। मतलब फॉरेस्ट का क्या हो जाना, खत्म हो जाना, डिफॉरेस्टेशन। फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, अब इन प्लांट को काटने की जरूरत क्या पड़ी, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। इसके मेन रीजन क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनके रहने के लिए घर चाहिए, उनके चलने के लिए क्या चाहिए, रोड्स चाहिए, और उनके लिए जो प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। और अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो उनके लिए खाने के लिए भी तो चीजें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, एग्रीकल्चर का भी एक्सपेंड करना होगा। नीड फॉर वुड एज फ्यूल एंड मटेरियल्स, वुड का भी हम यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं, और कई सारी प्रोडक्ट हमें इन वुड से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इस डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, जो मेन ये प्रॉब्लम है ना क्लाइमेट का, ये सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है ना इस क्लाइमेट अनबैलेंस में या इकोसिस्टम अनबैलेंसिंग में, वो है जो मेन फैक्टर है उसका, वो है डिफॉरेस्टेशन। तुम देखना कि जो डिफॉरेस्टेशन है यही है, अगर ये ना हो ना पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बैलेंस रहे। क्यों, क्योंकि प्लांट्स का इस पूरे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए हैबिटाट्स मींस घर प्रोवाइड करने में, उनका भोजन प्रोवाइड करवाने में, और वाटर साइकिल को मेंटेन करने में, और जो एटमॉस्फेरिक क्लीनिंग है उसको मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है। और जब हम करियर डिफॉरेस्टेशन रहे तो यही है मेन सभी चीजों की प्रॉब्लम। क्लियर है, देखते हैं क्या कहता है। देखो इंक्रीजिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, देखो क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। पहली बात तो ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मींस अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं, क्लोरोफिल, वो किसके द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब ये फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर के एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और जो अर्थ में वाटर है उसे यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन और खुद के लिए भोजन और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है, ग्लोबल वार्मिंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज कर रहे हैं, प्लांट्स। अब मान लो प्लांट्स कटी गए तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में अपनी एक लेयर बनाएगा। अब क्या होगा, सन की जो रेज हैं वो तो क्या करेंगी, अर्थ पे आ जाएंगी। जब तो इंटेंसिटी उनकी ज्यादा होती है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन उनकी जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो उनमें इस लेयर को क्रॉस कर पाने की क्या नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है, और वो इस अर्थ पे ही रुक जाती हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है, ग्लो मीन्स अर्थ और वार्मिंग मीन्स गर्म होना, तो अर्थ का गर्म ही होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब इसका रिजल्ट क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम भी अनकंफर्ट फील करेंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो इनका पानी कहाँ जाएगा, सी में जाएगा। फाइनली जब पानी इनका सी में जाएगा तो क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज होगा। क्लियर है, रिड्यूस रेनफॉल। देखो अब आप कहोगे कि सर व्हाट इन ट्रीज का रेनफॉल में क्या क्या रोल है,
देखो ये क्या करते हैं, अर्थ से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ को तो फोटोसिंथेसिस में कर लें, बाकी का जो वाटर होता है ना उसे ये एटमॉस्फेयर में वेपर कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं। अब ये वाटर वेपोरेट होकर ऊपर जाता है और कहीं ना कहीं वाटर और एयर मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउड। अब वो क्लाउड क्या होता है, नीचे आके बारिश करते हैं, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। जो बारिश का होना ही है उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये टर्म तुम्हारे काम की नहीं है, एक चैप्टर में थी इसलिए मैंने बोल दिया। फ्लड्स एंड ड्रॉट, अब क्या होता है, फ्लड्स एंड ड्रॉट। अब बारिश किसी जगह पे क्या हुई, मान लो इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि पानी रुक नहीं पा रहा। अब मान लो किसी भी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे क्या हुई, बारिश बहुत ज्यादा हो गई। अब क्या होता है, तुम कहोगे सर जब डिफोरेस्टेशन हो रहा तो ये फ्लड कहां से आ गया। जो ट्री है वो वन ऑफ द कंपोनेंट है, ये नहीं है कि पूरा पूरा ट्री ही बारिश के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्री एक वन ऑफ द कंपोनेंट है। तो क्या हो रहा है, मान लो किसी जगह पे बारिश हुई, अब वहां पे ज्यादा बारिश हुई तो क्या हुआ, पहले तो क्या थी, सॉइल ओपन एयर, ऊपर जो लैंड थी सॉइल लाइक वो बहुत ज्यादा थी, तो क्या होता था उसके द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता था, तो फ्लड कम होती थी। लेकिन अभी क्या है, शहर विकसित हो रहे हैं तो पूरा जो सरफेस है वो कैसा बन रहा है, कंक्रीट से कवर्ड है, तो अब वहां पे वो सॉइल उसको कवर नहीं कर पाती, उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो क्या होता है, फ्लड के रूप में क्या होता है, फ्लो होता है। अब क्या करेगा, जहां से भी वो फ्लड के रूप में क्या होगा, फ्लो करेगा, वो अपने साथ क्योंकि स्पीड ऑफ वाटर, फ्लोइंग स्पीड ऑफ वाटर क्या है, बहुत फास्ट है, तो अपने साथ क्या करेगा, सॉइल को ले जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारी अर्थ है ना उसका जो ऊपर का जो कुछ कुछ डेप्थ, एक स्मॉल डेप्थ ऑफ लेयर क्या है, फर्टाइल सॉइल है। अब वो फ्लड अपने साथ उस फर्टाइल सॉइल को ले गया। जब फर्टाइल सॉइल चली गई तो वहां खेती कैसे होगी, क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल थी वो तो चली गई, तो वो भूमि कैसी हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो डिफोरेस्टेशन होता है तो एनिमल्स, प्लांट्स ये सब खत्म हो जाते हैं, एनिमल्स का फूड खत्म हो जाता है, उनका हैबिटेट खत्म हो जाता है, इससे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ भी क्या होती है, डेंजर में आती है, वो भी खत्म होने लगती है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ प्लांट क्यों जरूरी है, पहली बात तो अगर आपको लिखना है तो ये ऊपर के जितने भी काम, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे। फिर भी हम देखते हैं क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। और अभी हम करेंगे वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, ये सब चीज को कवर करता है, प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट, सबको कवर करता है। और ये सभी क्या है, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड वाटर बॉडी। तो वाइल्ड लाइफ क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ग्रासलैंड में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं या वाटर बॉडी में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ। अब इनकी कंजर्वेशन की क्या आवश्यकता है, मेंटेन फूड चेन। अब मान लो अगर जंगल में ये फूड चेन की क्या वो होती है, जंगल में मान लो, देखो क्या होता है, अगर मान लो हर जगह घास ही घास उग जाए और उसी घास को खाने वाले एनिमल्स ना हो तो क्या होगा, क्या वो जमीन एक सही जमीन रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। दूसरी बात, और घास को जो एनिमल्स खा रहे हैं उनको खाने वाला ना मिले तो क्या घास खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो घास ही नहीं बचेगी उनके लिए। इस तरीके से जो फूड चेन है ये डिस्टर्बेंस होती है, और इन रिजल्ट फाइनली क्या डिस्टर्ब होता है, इकोसिस्टम। प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, एनिमल्स, प्लांट, फॉरेस्ट, ये सभी का कॉम्बिनेशन क्या है, वो बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर ये फूड चेन सही रहेगी, डीप फॉरेस्ट रहेंगे तो क्या रहेगी, पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। फाइनली ये रोल किसमें प्ले करते हैं, इकोसिस्टम बैलेंस या इकोलॉजिकल बैलेंस। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड प्रोटेक्टेड एरियाज। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो एरिया हैं उन्हें कंजर्व कर दिया है, उन्हें कवर कर दिया है, उन्हें लॉ अंडर द रूल डिग्निफाई कर दिया है। इसका मतलब क्या है, ये जो एरिया है इनको कैसे जानते हैं हम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। अब जू, इनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम बात करते हैं। इनके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से किन्हीं भी दो के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन इट एनिमल्स कैन लिव फ्रीली। अब इनमें क्या डिफरेंस है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो एनिमल्स हैं वो फ्रीली रह सकते हैं इन दियर नेचुरल हैबिटेट, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी लाइक टूरिज्म आर अलाउड। इसमें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड अलाउ है जैसे टूरिज्म, बट हंटिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज आर, तो क्या है, ये जो कटिंग है और हंटिंग है ट्रीज की वो क्या है, बंद है, पूरी तरीके से क्या है, मना है। जैसे एग्जांपल क्या है,
भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी, इसे जो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी है ना, इसे केलादेव नेशनल पार्क भी कहते हैं या फिर केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। और एक वहां की जो लोकल भाषा है उसमें क्या कहते हैं, घना पक्षी विहार। नेशनल पार्क क्या कहते हैं, दे आर स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरियाज मींस फॉर वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल वेजिटेशन होगा और क्या होगा, वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड एरिया स्पेशली। इन इट नो ह्यूमन एक्टिविटी लाइक ग्रेजिंग, फार्मिंग और ट्रीज कटिंग इज अलाउड। इसमें ये सभी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, दे आर लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज दैट इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। क्या करती है, इसमें प्लांट्स भी हैं, इसमें एनिमल्स भी हैं और ह्यूमन भी हैं। इसमें दोनों में क्या था, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल के बारे में बात की गई थी। दीज एरियाज प्रमोट कंजर्वेशन व्हाइल अलाउइंग सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज। ये एरिया क्या करते हैं, कंजर्वेशन पे फोकस करते हैं, लेकिन सस्टेनेबल यूजेज पे भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना प्रोहिबिटेड एरिया नहीं है। एग्जाम्पल पचमारई बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं और ह्यूमंस हैं, ये क्या फ्रीली मूव करते हैं, सबका अपना अपना हैबिटेट होता है। अब ये क्या है, जू। जू क्या है, जू सिंपली मनोरंजन के लिए लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल्स हैं या जो बर्ड्स हैं वो अपने अपने पिंजरों में बंद रहते हैं। ये अपने खाने के लिए, अपने होम के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं और इनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता, मतलब नेचर में इनका हैबिटेट नहीं होता। बिल्डिंग्स ही होती हैं, इनके तिवारे से होते हैं, मतलब इनके रूम होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन पे डिपेंड करते हैं सब चीजों के लिए। ये हर सिटी में अवेलेबल है, बड़ी जो सिटी होती है उनमें हर सिटी में जू अवेलेबल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी होता है, इट इज रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी की को कंजिस्ट करता है। प्लांट्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको भी क्या करता है, कंसीडर करता है। इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, किस किस को कंसीडर करता है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हाई बायोडाइवर्सिटी मींस हेल्दी इकोसिस्टम। मतलब ये सभी अपनी अपनी इस रीजन में सभी क्या हैं, अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन लो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि इनमें से कुछ जो स्पीसीज हैं वो कहीं ना कहीं डेंजर में है, ठीक है। इसलिए इस जो इकोसिस्टम बैलेंस के लिए ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है इनका बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। मतलब एंडेमिक, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इनके बेसिस पे भी इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको इस तरीके की कैटेगरी में क्यों कैटेगराइज किया गया है, इन सब पे भी क्वेश्चन बने हैं सीधे सीधे। तो देखते हैं, ये जो टेबल बनाई है ना मैंने आपकी, इसमें ये कंपैरिजन के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब है किसी भी, जब मैं जंगल की बात कर रहा हूँ, फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसमें प्लांट्स और एनिमल, सभी तरीके के प्लांट्स और सभी तरीके के एनिमल क्या होते हैं, कंसिडर किया जाता है। फाउंड इन पर्टिकुलर जियोग्राफी एरिया। जो एंडेमिक होते हैं ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। मतलब अगर वो वहां से भी गायब हो गए तो वो इस दुनिया, इस अर्थ से पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वेयर एल्स इन द बर्ड, और बर्ड में कहीं भी नहीं पाए जाते। जैसे साल एंड वाइल्ड मैंगो ट्रीज आर एंडेमिक, ये क्या है, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, और वो कौन सी है, पचमारई बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पचमारई बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज, दीज स्पीसीज पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। मतलब ये खतरे में है, इनकी जो स्पीसीज है वो बहुत जल्दी से खत्म हो रही है, खतरे में है। क्यों, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इंटरवेंशन, और किस एक्सटिंक्ट हो सकती है, मतलब गायब हो सकती है इस अर्थ से। एग्जाम्पल टाइगर, ब्लैक बक, सीधा एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या है, दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब ये क्या है, अर्थ पे ज्यादा लॉन्गर एग्जिस्ट नहीं करते। वंस स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट कैन नेवर बी रीपेयर। इनको तो क्या किया जा सकता है, प्रिजर्व करके, इनको अच्छे से ध्यान रख के, कंजर्व करके इनकी तो ग्रोथ करवाई जा सकती है, लेकिन ये तो इस दुनिया से गायब ही है। अब इनको हम दोबारा से रिपेयर नहीं करवा सकते।
अब ये इस दुनिया पे दोबारा से नहीं आ सकते, इस अर्थ पे दोबारा से नहीं आ सकते। जैसे हम सब सुनते हैं डायनासोर के बारे में, पर किसी ने देखा है क्या डायनासोर? फोटो ही देखा होगा, ठीक है। ये है रेड डाटा बुक। ये क्या है? इट इज ए रिकॉर्ड बुक। ये क्या करती है? रिकॉर्ड मेंटेन करती है किसकी? इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो खतरे में प्लांट्स है और एनिमल्स है उनके बारे में। क्यों? जिससे कि हम उन पे को कंजर्व करने के लिए क्या कर सकें, अपने प्रयास कर सकें और उन्हें कंजर्व कर सकें। क्यों क्यों जरूरत है? पूरा का पूरा सिस्टम इस पे डिपेंड है। और एक्चुअल में ये हम ये जो कंजर्व प्लांट्स, एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ कंजर्व करके हम इन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली अपने आप को बचा रहे हैं। क्यों? अगर क्लाइमेट डिस्टर्ब हुआ तो सबसे पहले कौन डिस्टर्ब होगा? ये तो होंगे, इस पे पूरी पूरी ह्यूमन स्पीसीज है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी आने नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है, चॉइस नहीं है। अब ये क्या करती है? रिकॉर्ड मेंटेन करती है, जिसके बेसिस पे हम ये देख सकें कि भाई कौन सा प्लांट ऐसा है जो डेंजर में है, कौन सी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है। इट हेल्प साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट टू प्लान कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। अब हमें जब डाटा पता होता है तो हम क्या बना सकते हैं? उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इनको कंजर्व करने के लिए। माइग्रेशन, माइग्रेशन तुमने सुना होगा, कोरोना के टाइम पे टर्म बहुत ज्यादा यूज हुआ था, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? एक लार्ज नंबर में, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे बर्ड्स हो, सभी का अपने फूड, अपने रोजगार, ह्यूमंस इसलिए करते हैं, रोजगार की तलाश में माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। जैसे अभी कहते हैं, हम टॉपिक पढ़ते हैं कि शहरों की ओर माइग्रेशन, क्यों? रोजगार की तलाश में। लेकिन बर्ड्स और एनिमल्स किस लिए करते हैं? अपनी क्लाइमेट चेंज हो रही है, अब उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उस ऐसी क्लाइमेट चूज करने के लिए जिससे वो अपनी ब्रीडिंग करके अपनी स्पीसीज को बढ़ा सकें, ठीक है। इन सब चीज के लिए माइग्रेशन की जरूरत होती है। तो क्या करिए माइग्रेशन? इट इज सीजनल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होता है? सीजनल, मतलब एक सीजन में ही करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि साइबेरियन क्रेन विंटर में कहाँ पे आते हैं? भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं, और मार्च के मंथ ऑफ मार्च में क्या है? वापस चले जाते हैं, और वहां पे आके क्या करते हैं? वो ब्रीडिंग करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लाते हैं। एनिमल्स फॉर्म वन प्लेस टू एनोदर इन सर्च ऑफ फूड। किसकी सर्च में? फूड की सर्च में। सूटेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट भी सूटेबल होनी चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए, और ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, मतलब जिससे वो अपनी न्यू जनरेशन को ला सके। जैसे हमने सुना है साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर। कहां पे? भरतपुर बर्ड सेंचुरी में, क्लियर है, जिसे केवलादेव नेशनल पार्क भी कहता है। अब हम बात करेंगे रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या था? लार्ज नंबर में पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन था। अब जहां पे पेड़ काटे हैं वहां पे दोबारा से पेड़ लगाना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज, ट्रीज को उगाना ही क्या कहलाता है? प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को उगाना ही क्या कहलाता है? रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब ये क्यों जरूरी है? जितने ज्यादा पेड़ उतना ही सॉइल को, पेड़ की जो रूट्स होती है वो क्या होती है? सॉइल को ग्रैब करके रखती है, तो सॉइल इरोजन को भी क्या करेंगे? रोकेंगे। रेनफॉल को इंप्रूव करेंगे, क्यों? वाटर साइकिल को मेंटेन करेगा। इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, क्यों? बाय फोटोसिंथेसिस। रिस्टोर वाइल्ड हैबिटेट, रिस्टोर वाइल्ड हैबिटेट, जितने ज्यादा पेड़ उतने ही एनिमल्स का क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। और एक इंप्रूव डिक्रीज CO2, कैसे? बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ उतने ही ज्यादा CO2 लेंगे अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। रोल ऑफ ह्यूमंस इन कंजर्वेशन, क्या रोल है ह्यूमंस का? इफ वी डू नॉट प्रोटेक्ट नेचर टूडे, फ्यूचर जनरेशन विल सफर। हम तो होंगे ही, साथ में नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है हमारी ह्यूमन स्पीसीज की, वो भी क्या करेंगे? सफर करेंगे। सो कंजर्वेशन इज नॉट ए चॉइस, ये क्या है? नेसेसिटी है, चॉइस नहीं है, क्या है? नेसेसिटी है। अब ह्यूमन प्ले ए मेजर रोल बाई कंजर्वेशन, बाई क्या कंजर्व करके ह्यूमन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा पेड़ लगाओ। सेविंग पेपर्स एंड रिसाइकिल, पेपर का यूज, पेपर को सेव करो, अगर यूज कर भी रहे हो जरूरत पड़ने पे तो उसे रिसाइकिल करने की सोचो। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, जैसे ही प्लांटिंग होगी, रिफॉरेस्टेशन होगी और वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तो क्या होगी? ये जो वाइल्ड लाइफ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। ये सभी लोग क्या करते हैं? अनजाने में तो करते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में। तो जो अनजाने उनको अवेयर करो इस सब चीज के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्या एक्सरसाइज क्वेश्चन सभी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं लास्ट स्लाइडों में,
वो तो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, बाकी के तुम्हें वहीं देखना है। हालांकि पोस्ट करूंगा तो सभी का आंसर उनके नीचे होगा। साल एंड वाइल्ड मैंगो आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पचमारई बायोस्फीयर रिजर्व। दीज आर द एग्जांपल ऑफ, क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्लांट किंगडम एंडेमिक स्पीसीज। क्यों, ये क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, और कहाँ पाई जाती है, पचमारई में। किस में पाई जाती है, पचमारई में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल, कौन है, टाइगर है, कौन है, टाइगर है। What is the another name of sagon tree? What is the name of, what is the नेक्स्ट क्या है, What is the another name of sagon tree? टीक, क्या कहते हैं उसे, टीक कहते हैं। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। फॉरेस्ट की कमी होना क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन कहलाता है। What is the परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफोरेस्टेशन? रिफॉरेस्ट करो, अगर डिफोरेस्ट पेड़ों को काटना है तो पेड़ लगाओ। The gas increase in the atmosphere by deforestation is, डिफोरेस्टेशन की वजह से कौन सी गैस इंक्रीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो जाएगा तो कौन सी गैस इंक्रीज हो जाएगी, CO2 वो। और अगर ज्यादा प्लांटिंग कर देंगे, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा तो कौन सी गैस इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन। द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कौन सा था, सतपुरा नेशनल पार्क। ये सभी कौन से एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया है बाई गवर्नमेंट। Which of the following is helpful to prevent soil? Reforestation, planting। तो कौन करते हैं, प्लांटिंग, ट्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इनकी रूट्स जो सॉइल होती है और फर्टाइल सॉइल होती है, वो जो सबसे ऊपर लेयर होती है सॉइल की, वो फर्टाइल होती है, उसको क्या करके रखते हैं, ग्रोइंग करके, ग्रिप करके रखते हैं, जिससे वाटर के फ्लो में वो फ्लो नहीं हो पाती। क्लियर। देखो, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। विलेज, अच्छा ये क्या है, इफेक्ट हैं जो कि मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, और इसमें 6 हैं, 6 की 6 अलग है। ए का ए है, बी का बी है, सी का सी है, इस तरीके से। ठीक है, क्या कह रहा है, विलेज में क्या इफेक्ट होता है डिफोरेस्टेशन का, लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल। अगर डिफोरेस्टेशन हो जाता है तो फ्लड आएगी तो फर्टाइल सॉइल चली जाएगी, जिससे क्या होगी, एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। विलेजों में तो मेन रूप से क्या हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, एग्रीकल्चर ही है तो है। अब किसकी वजह से हो रहा है ऐसा, सोइल इरोजन, रिड्यूस रेनफॉल इन रीजन। अब क्या होगा, सॉइल इरोजन तो होगा ही, साथ में क्या होगा, डिफोरेस्टेशन वजह से बरसात की कमी होगी, बारिश की कमी होगी, तो क्रॉप भी अच्छे से नहीं उगेगी, क्योंकि पानी के बिना भी तो क्रॉप नहीं उगती। फर्टाइल क्रॉप के उगाने के लिए क्या क्या जरूरत है, फर्टाइल सॉइल, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और वाटर, यही तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और रिजल्ट क्या होगा, फ्लड्स आएगी, ड्रॉट आएगा, और मोर फ्रीक्वेंट। इससे क्या होगा, बार बार फ्लड्स आएगी और सूखा पड़ेगा, क्योंकि जब खेती नहीं हो रही तो सूखा तो पड़ना है। डिफोरेस्टेशन इंक्रीज, अच्छा अब सिटी में क्या इफेक्ट होता है इसका, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। क्यों, वहां पे ज्यादा इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा व्हीकल्स हैं, क्या रिलीज करते हैं, CO2। CO2 की वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। अब इंक्रीज कार्बन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। एंड वाटर शॉर्टेज फॉर ड्रिंकिंग, बहुत सारी पॉपुलेशन कहाँ, शहर में है, और शहर में पानी की मेन कमी, एक कमी ये भी है कि बारिश की वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत सारा स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है, कंक्रीट का। तो जो पानी है जो बहुत सारी सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब करके अंदर अंडरग्राउंड वाटर बन सकता था, वो क्या होता है, फ्लो करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है। इसकी वजह से शहरों में क्या हो रही है, पानी की कमी होती जा रही है। ठीक है, कॉमन, बिकॉज रेन वाटर फ्लो रैपिडली ओवर कंक्रीट, क्योंकि पूरी की पूरी जो वहाँ की जमीन है वो किससे किससे कवर करी हुई है, कंक्रीट से। और वहाँ पे सॉइल क्या है, कवर कर दी गई है कंक्रीट के स्ट्रक्चर से। तो वहाँ पे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और पूरे के पूरे रोड होते हैं, इस वजह से कंक्रीट स्ट्रक्चर से क्या कर दी गई है, कवर कर दी गई है। डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द होल इकोसिस्टम, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही क्या होता है, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जो डिफोरेस्टेशन वो ही मेन रीजन है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए ऑन अर्थ। अब इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज होगा। तो जो अर्थ है वो इस तरीके से डिस्टर्ब होगी। पूरा का पूरा अर्थ का ही कंपोनेंट है, तो अर्थ का तो डिस्टर्ब होना बनता ही है ना। डी क्या कह रहा है, अब डी नेक्स्ट जनरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, जब रिसोर्सेज नहीं बचेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, सफर करेगी। क्लाइमेट चेंज, हम ही अभी इतना सफर कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन भी क्या करेगी, इससे सफर करेगी। जब नेक्स्ट जनरेशन विल फेस शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, शॉर्टेज हो जाएगी, वाटर नहीं मिलेगा, क्लीन एयर नहीं मिलेगा, फर्टाइल एग्रीकल्चर नहीं मिलेगी, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, क्लाइमेट चेंज विल लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम, इसकी वजह से क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। ये क्या कह रहा है, एनवायरमेंट लीड्स टू सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होगा,
बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, इकोसिस्टम का इनबैलेंस होगा। ये सभी आपस में एक दूसरे सही हैं, बार बार ये टर्म क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो आपको कुछ टर्मों को आपस में रिलेट करके और फाइनल आंसर अपने फॉर्म कर लेना है, ठीक है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी। नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड्स बिकम फ्रीक्वेंट। क्या होगा, नेचुरल डिजास्टर है वो क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। अब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वो उनको भोजन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सोर्सेज ऑफ फूड और होम्स खत्म हो जाएगा। मैनी एनिमल्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट, या तो वो माइग्रेट कर जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और खत्म होके एंडेंजर कैटेगरी से कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, एक्सटिंक्शन कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में, एक्सटेंशन, जिसका मतलब होता है समाप्त, उनकी स्पीसीज है वो इस दुनिया से लापता हो गई है। क्लियर। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब सरकार पर्टिकुलर स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड है उनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिए जिससे उनको कंजर्व किया जा सके। उनमें से वन ऑफ द है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये क्या कहता है, इट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट। तो क्या करने के लिए, एलिफेंट को और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट फोकस ऑन रिड्यूसिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन और जो एलिफेंट है उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और इकोलॉजिकल बैलेंस, और उनके लिए क्या रहे, पर्याप्त नेचुरल रिसोर्सेज रहे फूड के लिए और रहने के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो क्या होता है, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनिज्म और बहुत सारी स्पीसीज एक जगह पे रहती हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, उनके लिए जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उससे खतरा हो रहा है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, उन चीजों को, उन जगहों को, रीजनों को बायो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी क्या कर देती है, मार्क कर देती है, जिससे क्या होता है, और ह्यूमन इंटरवेंशन या एक्टिविटी को क्या कर देती है उस जगह पे। तो ह्यूमन इंटरवेंशन और एक्टिविटी को उस जगह पे क्या कर देती है, प्रोहिबिटेड। क्लियर है, वहां रोक देती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया, इंडिया इज होम टू मेनी एंडेंजर्ड तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड है, और किसकी वजह से है ये, डिफोरेस्टेशन की वजह से। क्योंकि मेन रोल तो डिफोरेस्टेशन ही प्ले करेगा। हंटिंग की वजह से उनका बहुत ज्यादा हंट हो रहा है और नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहे हैं इस वजह से। तो कौन कौन से हैं वो है डिस्ट्रक्शन। कौन कौन से एनिमल्स हैं वो, टाइगर्स, एशियाटिक लॉइन और ब्लैक बक। ये मेन इंपॉर्टेंट है जो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे एक्सटिंक्शन, लापता की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हैं लेकिन बहुत कम संख्या बची है इन स्पीसीज की। राइट ए शॉर्ट नोट, नेशनल पार्क एंडेंजर्ड एनिमल पीछे टेबल में है। राइट ए शॉर्ट नोट, प्रोजेक्ट एलिफेंट बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट और एंडेंजर्ड स्पीसीज अभी डिस्कस किया था। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इनमें से मैंने जो 4-5 कराए हैं ना, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जू, इसमें से कुछ भी आए आपको वो टेबल देखनी है, उसमें जो लिखा हुआ है एक तरफ एक को लिखना है, एक तरफ दूसरी को लिखना है, हो गया डिफरेंस। अलग तो ही पढ़ना होता है कुछ। पॉसिबल टू लैक ऑफ रेनफॉल इन वन साइड एंड फ्लड इन अदर साइड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। ये कह रहा है कि एक रीजन में तो क्या हो रही है, बारिश की कमी है, और दूसरी तरफ फ्लड आ रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए डिफोरेस्टेशन की वजह से। मेन रोल कौन प्ले करता है, डिफोरेस्टेशन, बिकॉज ट्रीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम और वाटर साइकिल। अब क्या होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ वाटर साइकिल। ये किसको डिस्टर्ब कर देता है, वाटर साइकिल को। ट्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग रेनफॉल एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ रेनफॉल बाय मेंटेनिंग वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की वजह से होता है, जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो ऐसा ही है, किसी जगह फ्लड आ रहा है और किसी जगह बारिश हो ही नहीं रही। क्लियर। और वो किस तरीके से करते हैं, अर्थ से वाटर लेते हैं, इवेपोरेट करते हैं एटमॉस्फेयर में, क्लाउड बनते हैं, रेन होती है। क्लियर। What things should be kept in mind while diving in biosphere reserve? अभी हम जाते हैं, अभी हमारे लिए तो वहां पे मौका मिल जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस चीज को समझते हैं नहीं, और वहां पे जिस चीज के बचाने के लिए उन स्पेशल एरिया को मार्क किया गया है वहां पे वही करके आते हैं, पॉल्यूशन करके आते हैं, वहां जो एनिमल्स हैं उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। किससे करते हैं, अपने व्हीकल्स हैं, अपना जो खाने के पैकेट्स होते हैं उन सबको फेंक आते हैं। इस तरीके से हम वहाँ के एनवायरमेंट और एनिमल्स को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना चाहिए टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हीकल शुड बी ड्रिवन स्लोली। अब क्या करो, वहां पे रोड बने हुए हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि व्हीकल को तेज चलाओ, क्योंकि कभी भी कोई भी एनिमल्स बाहर आ सकता है और क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है।
हॉर्स और म्यूजिक को भी अवॉइड करें, इससे क्या होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। व्हीकल शुड बी ड्राइवन स्लोली टू अवॉइड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग एनिमल्स, ठीक है। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक और एनी वेस्ट इन द फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि वहां साफ करने वाला कौन है, आप ही फेंक के आओगे तो वहां क्या हो गया, पॉल्यूशन होगा। राइट एन आउटलाइन ऑफ द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड वाइल विजिटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेम है, अब आप वाइल्ड स्पेयर में जा रहे हो तो भी और वाइल्ड लाइफ में जा रहे हो तभी भी। साइलेंस मेंटेन करो, वही है, हॉर्न वॉर्न मत बजाओ, डिस्टर्बिंग एनिमल्स को डिस्टर्ब मत करो, और उन्हें टीज मत करो, हार्म मत करो उन्हें, और मत करो, क्या मत करो, प्लास्टिक वेस्ट मत फैलाओ। यही कह रहा है, सेम है, दोनों का सेम आंसर हो सकता है कॉमन। वाई इट इज एसेंशियल टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, अभी तक हमने क्या देखा है, अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरी की पूरी स्पीसीज, पूरी की पूरी अर्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, पीछे डिस्कस कर दिया है। व्हाट विल हैपन ऑफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, उसके उसके होने वाले इफेक्ट के बारे में बात करना है। द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल्स इज डिस्टर्ब, फॉरेस्ट जा रहे हैं तो जो एनिमल के हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इससे क्या होगा, वो डेंजर्ड में आएंगे। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज, एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगा। आंसर इन ब्रीफ, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसका जो एम्स है, इसके जो पर्पज है वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, ये क्यों सेफ नहीं है, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक ए लिस्ट। सिंपल सी बात है, मैं पहले तो क्या करूंगा, ग्रीन वेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, पहले तो मैं क्या करूंगा, प्लांटिंग करूंगा, ट्रीज को प्रोटेक्ट करूंगा, प्लांट तो करूंगा ही और प्रोटेक्ट भी करूंगा। पेपर को सेव करूंगा, जितना वाई यूज कर सकता हूं या जितना रिसाइकिल करवा सकता हूं उतना रिसाइकिल भी करवाऊंगा, और ट्रीज की कटिंग को अवॉइड हो, जिससे क्यों, पेपर बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ट्रीज की। और ये मैं तो करूंगा ही, साथ में मैं दो लोगों को भी जागरूक करूंगा इसके बारे में। इसका मतलब मैं ही नहीं, आप जब आप आंसर लिख रहे हो तो वहां पे आपके बारे में पूछा गया कि आप क्या करोगे, तो इस तरीके से आंसर दोगे। व्हाट इज मीन्ड बाय बायोस्फीयर, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। वाई बायोस्फीयर रिजर्व्स आर फॉर्म, क्यों, कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल, डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फ्यूना, डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई शुड वी सेव पेपर, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ वेज बाय व्हिच यू कैन सेव पेपर। What are the components of ecosystem and can small animals also affect the ecosystem? अगर एक भी फूड साइकिल या फूड चेन ब्रेक होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक करता है, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। ये डजेंट मैटर कि वो ऑर्गेनिज्म या वो स्पीसीज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। क्या कह रहा है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन द नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड, नेशनल पार्क कहला सकते हैं, या क्या कहला सकते हैं, स्पेशल प्लेस कहला सकते हैं। स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एंडेंजर्ड। माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग, ये कर चुके हैं हम अभी। आंसर इन ब्रीफ, ये सभी के सभी क्या हैं, ये आंसर हैं, तो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, वो ही हैं, रिपीट हो के बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी आंसरों का कॉमन जो सभी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या डेस्क वर्क के क्वेश्चन, उनको कंबाइन करके उनके कॉमन आंसर लिख दूंगा। लेकिन इन सभी का आंसर वही है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।